गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी 2024 के लिए स्टैटिक जीके। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी दोस्त वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको 100% फायदा मिलेगा आपके एग्जाम में। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास में आप लोग दोस्तों सबसे पहले देखिए कला और संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखिए सत्रिया शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। और इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और तमिलनाडु। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा जो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है वो संबंधित है दोस्तों असम राज्य से। तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम राज्य से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों जो भारत के कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं उसको आप लोग देख लीजिए कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि सत्रिया शास्त्रीय नृत्य ये दोस्तों संबंधित है असम राज्य से। इसके बाद देखिए दोस्तों जो कथक है शास्त्रीय नृत्य वो संबंधित है उत्तर प्रदेश राज्य से। और कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों शास्त्रीय नृत्य संबंधित है दोस्तों केरल राज्य से। और इसके बाद भरतनाट्यम ये संबंधित है दोस्तों तमिलनाडु से। और आंध्र प्रदेश से संबंधित है दोस्तों कुचिपुड़ी। और उड़ीसा राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों उड़ीसी। और मणिपुर से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों मणिपुरी। तो इन शास्त्रीय नृत्यों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और शास्त्रीय नृत्य के बाद देखिए दोस्तों आप लोग लोक नृत्य। तो इसमें एक क्वेश्चन है दोस्तों चोंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। और इसके लिए ऑप्शन है महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो कि है नागालैंड। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा जो चोंग है लोक नृत्य वो संबंधित है दोस्तों नागालैंड से। और इसके बाद आइए हम लोग कुछ प्रमुख जो लोक नृत्य हैं भारत के सभी राज्यों को उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग देखिए दोस्तों जो असम राज्य है वहाँ का लोक नृत्य है बिहू और नागा नृत्य। इसके बाद कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य देखिए दोस्तों तो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों मुखौटा और युद्ध नृत्य। फिर इसके बाद तमिलनाडु का लोक नृत्य है दोस्तों कोलाटम। और फिर राजस्थान का लोक नृत्य है दोस्तों घूमर और सुई सिनी। फिर इसके बाद झारखंड राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों छाऊ, सरहुल और कर्मा। फिर उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों गढ़वाली और कुमायूनी। और फिर गुजरात राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों गरबा। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य है दोस्तों लावड़ी। फिर इसके बाद आगे देखिए दोस्तों पंजाब राज्य का लोक नृत्य है भांगड़ा और गिद्दा। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों नौटंकी और रासलीला। फिर इसी में दोस्तों कुछ आगे देखिए भारत के प्रमुख जो फेस्टिवल्स हैं उसको। तो इसमें आप लोग देखिएगा जो हार्नबिल फेस्टिवल है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है। और इसके ऑप्शन है दोस्तों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो जो हार्नबिल फेस्टिवल है दोस्तों वो संबंधित है नागालैंड से। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो हार्नबिल फेस्टिवल या उत्सव दोस्तों संबंधित है नागालैंड से। इसके बाद आप लोग दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख जो उत्सव हैं उसे ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा जो पोंगल उत्सव है ये पोंगल उत्सव है दोस्तों
तमिलनाडु राज्य का, और ओणम, विशु और त्रिशूरपुरम, ये तीनों उत्सव मनाए जाते हैं दोस्तों केरल राज्य में। फिर इसके बाद अगला देखिए बैसाखी और लोहड़ी, और बैसाखी और लोहड़ी उत्सव मनाए जाते हैं दोस्तों पंजाब राज्य में, और उगादी उत्सव मनाया जाता है दोस्तों आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में। फिर इसके बाद देखिए लोसर उत्सव, और लोसर उत्सव मनाया जाता है दोस्तों लद्दाख और सिक्किम राज्य में। और इसके बाद देखिए दोस्तों पौष मेला, और पौष मेला उत्सव ये कहाँ का है दोस्तों, तो ये है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल का। फिर अगला है दोस्तों तोगरिया, और तोगरिया उत्सव है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। फिर इसके बाद देखिए नुआखाई और बाली जतरा, ये दोनों उत्सव हैं दोस्तों उड़ीसा राज्य के। और इसके बाद अगला है गणगौर उत्सव, और ये गणगौर उत्सव है दोस्तों राजस्थान राज्य का। और तेलंगाना राज्य का उत्सव है दोस्तों बथुकम्मा। और सनबर्न महोत्सव ये मनाया जाता है दोस्तों गोवा राज्य में। फिर इसी में आगे देखिए दोस्तों अम्बुबाची का मेला, और ये अम्बुबाची का मेला ये उत्सव मनाया जाता है दोस्तों भारत के असम राज्य में। तो इन प्रमुख उत्सवों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिर इसके आगे देखिए दोस्तों हम्पी उत्सव, और हम्पी उत्सव ये मनाया जाता है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। और खजुराहो नृत्य महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव ये संबंधित है दोस्तों एमपी अर्थात मध्य प्रदेश से। फिर इसके बाद तीज उत्सव, और तीज उत्सव ये संबंधित है दोस्तों भारत के राजस्थान राज्य से। और तोसली राष्ट्रीय शिल्प मेला, और दोस्तों इसके बाद इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा पुरी बीच महोत्सव और कोणार्क महोत्सव, ये तीनों संबंधित है दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य से। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा रण उत्सव, और रण उत्सव ये संबंधित है दोस्तों भारत के गुजरात राज्य से। और काला घोड़ा उत्सव, काला घोड़ा उत्सव ये संबंधित है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से। और फिर इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा पुष्कर ऊंट मेला, और पुष्कर ऊंट मेला कहाँ का है दोस्तों, तो ये है पुष्कर राजस्थान का। इसी के बाद दोस्तों आप लोग आगे देखिए भारत के कुछ प्रमुख मंदिर, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जैसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों महाबोधि मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, और इसके लिए ऑप्शन देगा उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान रखना है कि महाबोधि मंदिर भारत के बिहार राज्य में स्थित है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। और आइए इसके बाद दोस्तों हम लोग भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों को देखते हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कामाख्या माता मंदिर, और कामाख्या माता मंदिर ये कहाँ का है दोस्तों, तो ये है असम राज्य का। फिर इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, और पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये है दोस्तों केरल राज्य का। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कोणार्क सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये तीनों है दोस्तों उड़ीसा राज्य के। और फिर विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी और विट्ठल स्वामी मंदिर, ये तीनों कहाँ के हैं दोस्तों, तो ये हैं कर्नाटक राज्य के। और फिर इसी में आपको ध्यान रखना है बृहदेश्वर मंदिर, और बृहदेश्वर मंदिर है दोस्तों तमिलनाडु का। और वेंकटेश्वर मंदिर है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। और सांची स्तूप ये कहाँ का है दोस्तों, तो ये है मध्य प्रदेश का। तो ये भारत के दोस्तों कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में, तो इसे आपको एकदम ध्यान रखना है। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों भारत के प्रमुख स्मारक, और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा इंडिया गेट को। तो इंडिया गेट की स्थापना हुई थी 1921 में, और ये है कहाँ पर, तो ये है दोस्तों राजपथ मार्ग दिल्ली में। और इंडिया गेट के डिजाइनर थे दोस्तों एडविन लुटियन। और
इंडिया गेट दोस्तों भारतीय युद्ध स्मारक के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसी में आपको ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित है इंडिया गेट। तो इतना चीज़ आप लोग इंडिया गेट से ध्यान रखिएगा। और इंडिया गेट के बाद देखिए दोस्तों रानी की वाव। और ये रानी की वाव है दोस्तों 11वीं शताब्दी में निर्मित, और ये स्थित है कहाँ पर, ये है गुजरात में। और रानी की वाव की जो स्थापना की थी वो थी दोस्तों रानी उदयमती। और ये रानी की जो वाव है दोस्तों ये स्थित है सरस्वती नदी के किनारे। और ये दोस्तों एक 24 मीटर ऊंची एक जटिल संरचना है। और ये संबंधित है दोस्तों, जो रानी की वाव है ये सोलंकी वंश के राजा भीमदेव से संबंधित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि रानी की वाव 11वीं शताब्दी में निर्मित एक स्मारक है जो कि है भारत के गुजरात राज्य में। और इसके जो निर्माता हैं वो थी दोस्तों रानी उदयमती। और जो रानी की वाव है ये संबंधित है सोलंकी वंश के राजा भीमदेव से। और रानी की वाव ये स्थित है दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे, और ये 24 मीटर ऊंची एक जटिल संरचना है। इतना चीज़ दोस्तों आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों एलिफेंटा गुफाएं। और ये एलिफेंटा गुफाएं हैं दोस्तों भारत के महाराष्ट्र राज्य में। और एलिफेंटा गुफाओं के जो निर्माता थे दोस्तों वो थे राष्ट्रकूट राजा। तो एलिफेंटा गुफाओं के निर्माता थे राष्ट्रकूट राजा, और ये स्थित है महाराष्ट्र में। और इसी में आपको ध्यान रखना है एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, ये भी कहाँ पर स्थित हैं दोस्तों, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। जिसमें दोस्तों जो एलोरा की गुफाएं हैं वो भी राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा ही बनाई गई थी, लेकिन दोस्तों जो अजंता की गुफाएं हैं वो गुप्त शासकों के द्वारा बनाई गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एलिफेंटा की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं ये दोनों राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनाई गई हैं, और अजंता की गुफाएं ये बनाई गई हैं गुप्त शासकों के द्वारा। और ये तीनों गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र में। इतना चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगली चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, या जिसे विक्टोरिया टर्मिनल भी कहा जाता है। और ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। और इसे भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कहा जाता है। और ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या जिसे विक्टोरिया टर्मिनल कहा जाता है दोस्तों ये विश्व धरोहर में शामिल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला देखिए दोस्तों बोम जीसस बेसिलिका। और ये बोम जीसस बेसिलिका स्थित है दोस्तों गोवा राज्य में। और ये बोम जीसस बेसिलिका दोस्तों विश्व धरोहर में शामिल है, और ये भारत का सबसे पुराना चर्च है। तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि बोम जीसस बेसिलिका भारत का सबसे पुराना चर्च है जो कि गोवा राज्य में स्थित है, और ये विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। फिर इसके बाद अगला देखिए दोस्तों खजुराहो मंदिर। और ये खजुराहो मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, जो कि चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था। फिर अगला देखिए जंतर मंतर। और ये जंतर मंतर स्थित है दिल्ली, मथुरा और वाराणसी में, और इसे बनाया था महाराजा जय सिंह द्वितीय ने। फिर इसके बाद अगला देखिए दोस्तों हवा महल। और ये हवा महल स्थित है राजस्थान में, जो कि 1799 में बनाया गया था सवाई राजा प्रताप सिंह जी के द्वारा। फिर इसके बाद आगे देखिए दोस्तों बुलंद दरवाज़ा। और ये बुलंद दरवाज़ा स्थित है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में, जो कि बनाया गया था मुगल बादशाह अकबर के द्वारा 1576 में। फिर इसके बाद अगला मोनूमेंट्स या स्मारक देखिए दोस्तों गोल गुंबज। और ये गोल गुंबज स्थित है कर्नाटक राज्य में, और ये बनाया गया था दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। फिर इसके बाद अगला देखिए दोस्तों मेहरानगढ़ महल या जैसलमेर किला, या दोस्तों आपको आ जाए
कुंभलगढ़ किला, ये तीनों स्थित है दोस्तों राजस्थान राज्य में। फिर इसी में आपको अगला ध्यान रखना है महाबलीपुरम, और ये स्मारक स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में। और फिर इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क, और ये दोस्तों चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क स्थित है राजस्थान राज्य में। और फिर अगला आपको ध्यान रखना है धोलावीरा, और ये धोलावीरा स्थल है दोस्तों गुजरात राज्य में। और इसके बाद अगला ध्यान रखना है आपको भीमबेटका, और ये भीमबेटका स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका को 2003 में दोस्तों यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगला देखिए पट्टाडकल स्मारकों का समूह, और ये पट्टाडकल स्मारकों का समूह स्थित है कर्नाटक राज्य में। और फिर इसके बाद लास्ट आपको ध्यान रखना है तंजावुर गई कोंडा चोलापुरम, और ये है दोस्तों जीवित चोल मंदिर, और ये स्थित है तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आपको ध्यान रखना है कि तंजावुर गंगई कोंडा चोलापुरम, और ये कहा जाता है इसे दोस्तों जीवित चोल मंदिर, और ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। तो इतना दोस्तों आपको जो भारत की प्रसिद्ध स्मारक या मोन्यूमेंट्स हैं उससे ध्यान रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद आगे देखिए आप लोग दोस्तों सम्मान और पुरस्कार, और इसमें सबसे पहले देखिए शांति समय के जो वीरता के पुरस्कार होते हैं दोस्तों उसको। तो इसमें जो सबसे ऊपर है दोस्तों उसका नाम है अशोक चक्र, और दूसरे स्थान पर है दोस्तों उसका नाम है कीर्ति चक्र, और तीसरे स्थान पर जो है दोस्तों उसका नाम है शौर्य चक्र। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि शांति के समय में जो वीरता पुरस्कार दिया जाता है उसमें जो पहले नंबर पर है उसका नाम है दोस्तों अशोक चक्र, और जो दूसरे स्थान पर है उसका नाम है कीर्ति चक्र, और जो तीसरे स्थान पर है उसका नाम है शौर्य चक्र। और इसमें आप लोग इसी में ध्यान रखिएगा कि 1952 में दोस्तों ये गलत हो गया है, 1952 में जो पहला अशोक चक्र मिला था वो मिला था दोस्तों सुहास विश्वास को। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो शांति समय के जो वीरता पुरस्कार हैं उससे आप लोग इतना चीज ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों युद्ध समय के जो वीरता पुरस्कार हैं उसको। तो युद्ध समय में जो वीरता पुरस्कार मिलता है दोस्तों उसमें पहले स्थान पर है परमवीर चक्र, और भारत में दोस्तों 1947 में पहला परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि युद्ध समय का जो वीरता पुरस्कार होता है उसमें सबसे ऊपर है परमवीर चक्र, और भारत में पहली बार परमवीर चक्र मिला था 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा को। और इसके बाद जो दूसरे स्थान पर आता है दोस्तों उसका नाम है महावीर चक्र, और तीसरे स्थान पर जो आता है युद्ध समय का वीरता पुरस्कार उसका नाम है दोस्तों वीर चक्र। तो इन तीनों पुरस्कारों को आपको ध्यान रखना है जो कि युद्ध समय में मिलता है, जो कि है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इसके बाद अगला टॉपिक देखिए दोस्तों आप लोग नोबेल पुरस्कार। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि वर्ष 2023 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया, और इसके लिए ऑप्शन है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज, एल हुइलियर या उपरोक्त सभी। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2023 में जो भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों वो इन तीनों को दिया गया, जो कि हैं पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एल हुइलियर। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि है उपरोक्त सभी। इसके बाद दोस्तों नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है, और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है 10 दिसंबर 1901 से। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा
कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 10 दिसंबर 1901 से, और दोस्तों ये हर वर्ष दिया जाता है 10 दिसंबर को नॉर्वे में। और नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, जो कि दोस्तों थे डायनामाइट के आविष्कारक। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है 10 दिसंबर 1901 से हर वर्ष नॉर्वे में। इतना चीज़ दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार दोस्तों कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें है दोस्तों साहित्य, शांति, भौतिक, रसायन, शरीर विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र। तो इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों हर वर्ष नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को नॉर्वे में। इसके बाद अगला चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों नरगिस मोहम्मदी को, जो कि थे ईरान के। और फिर अगला चीज आपको ध्यान रखना है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों क्लॉडिया गोल्डिन को। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला क्लॉडिया गोल्डिन को, और शांति का नोबेल पुरस्कार मिला नरगिस मोहम्मदी को। और इसी में दोस्तों आपको आगे ध्यान रखना है कि जॉन फासे, इनको मिला दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और वाइजमैन और कारिको को, इन दोनों लोगों को मिला दोस्तों चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। और फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि किन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो 1913 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के लिए। और इसके बाद 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों सीवी रमन जी को भौतिकी के क्षेत्र में या भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, या जिसे हम लोग जानते हैं दोस्तों रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट के लिए 1930 में सीवी रमन जी को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर इसके बाद अगला चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1998 में अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और 2014 में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में, और ये किसा मिला, तो ये मिला दोस्तों कैलाश सत्यार्थी को। तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में। तो इतना चीज दोस्तों आप लोग नोबेल पुरस्कार से ध्यान रखिएगा। और इसी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा अपर्णा सतीशन, और अपर्णा सतीशन को मिला है दोस्तों भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र में मिला है दोस्तों, तो ये मिला है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए। तो अपर्णा सतीशन को कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए भारत शास्त्रीय नृत्य प्रवीण पुरस्कार दिया गया है। फिर इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान रखना है मिलेना साल्विनी, और मिलेना साल्विनी को 2019 में दोस्तों कथकली नृत्य में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों SS सुब्बुलक्ष्मी, और SS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न भी दिया गया है और रोमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो SS सुब्बुलक्ष्मी है वो रोमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि SS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न भी मिला है और रोमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। लेकिन दोस्तों जो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि SS सुब्बुलक्ष्मी रोमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और इसके बाद अगला चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है उस्ताद अल्लाह रखा। और उस्ताद अल्लाह रखा एक तबला वादक थे दोस्तों जिन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। फिर अगला चीज़ आपको ध्यान रखना है पंडित रविशंकर महाराज जी को। और
पंडित रविशंकर महाराज को 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया और पंडित भीमसेन जोशी जी को भी 2008 में भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है कि पंडित रविशंकर को 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया और पंडित भीमसेन जोशी जी को 2008 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। तो इतना दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों, क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियम या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये तीनों उपाधियां दी गई दोस्तों लता मंगेशकर जी को। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि लता मंगेशकर जी को 3 प्रमुख उपाधियां मिली हैं जिनका नाम है क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियम और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान रखना है विशाखा विश्वास, और विशाखा विश्वास को दोस्तों मराठी भाषा में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, या विशाखा विश्वास जी ने मराठी भाषा में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। फिर इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान रखना है अमर सिंह, और अमर सिंह को दोस्तों न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसके बाद अगला चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सबसे कम उम्र के पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम। तो वो थे दोस्तों सोनल मानसिंह, जिन्हें 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला और वो पद्म भूषण प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगला चीज देखिए दोस्तों, एन चंद्रशेखरन, और एन चंद्रशेखरन को दोस्तों फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार मिला, और ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा कि एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार मिला। फिर अगला चीज देखिए दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये दिया जाता है दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और यहाँ से आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा कि शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 45 वर्ष की आयु तक काम करने के लिए। फिर अगला देखिए, लंदन एशियन अवार्ड 2023 में संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो वो किया दोस्तों कनिका कपूर जी ने। तो लंदन एशियन अवार्ड 2023 में संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त की कनिका कपूर ने। इसके बाद अगला नाम देखिए दोस्तों, दामोदर मौजे, और दामोदर मौजे जी को दोस्तों 57th ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला नाम है दोस्तों तपन कुमार पटनायक, और तपन कुमार पटनायक को दोस्तों छाऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अगला नाम देखिए दोस्तों पीवी बालकृष्णन, और पीवी बालकृष्णन को कथकली में दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर इसी में आपको देखना है 17 मार्च 2023 को आरबीआई के गवर्नर हैं दोस्तों भारत के शक्तिकांत दास, जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। फिर इसके बाद अगला चीज आपको देखना है ग्रीन सिटी अवार्ड 2023, और ग्रीन सिटी अवार्ड 2023 मिला है दोस्तों मैसूर को, जो कि है कर्नाटक राज्य में। और इसी में आपको अगला चीज ध्यान रखना है ग्रीन रेलवे स्टेशन अवार्ड, और ये मिला है हैदराबाद रेलवे स्टेशन को। इसके बाद अगला स्टैटिक जीके का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, उसका नाम है पुस्तक और लेखक। तो
इस टॉपिक से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण किताब और उसके लेखक का नाम यहाँ पर दिया गया है, जिसे आपको अच्छी तरह से पढ़कर जाना है अपने एग्जाम में। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा एक किताब का नाम, जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, और ये लिखा है दोस्तों दलाई लामा जी ने। तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक कौन लिखा है? तो वो लिखे हैं दलाई लामा। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, होम इन द वर्ल्ड, आर्गुमेंटेटिव इंडियन और द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये तीनों किताबें लिखी गई हैं दोस्तों अमर्त्य सेन जी के द्वारा, जो कि भारत के प्रसिद्ध नोबलिस्ट और इकोनॉमिस्ट हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि होम इन द वर्ल्ड, आर्गुमेंटेटिव इंडियन और द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये तीनों किताबें लिखी गई हैं अमर्त्य सेन जी के द्वारा। और फिर अगला है दोस्तों डॉटर ऑफ द ईस्ट, और ये लिखी गई है दोस्तों बेनजीर भुट्टो के द्वारा, और ये बेनजीर भुट्टो की एक आत्मकथा है जो कि है दोस्तों पाकिस्तान की। तो डॉटर ऑफ द ईस्ट ये आत्मकथा है जो कि लिखी गई है बेनजीर भुट्टो के द्वारा। फिर अगला देखिए दोस्तों मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन, और मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन नामक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी के द्वारा। और फिर अगला देखिए दोस्तों द इनसाइडर, और ये द इनसाइडर नामक पुस्तक लिखी गई है पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा। फिर इसके बाद आगे देखिए दोस्तों द व्हाइट टाइगर, और द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक लिखी गई है दोस्तों अरविंद अडिग जी के द्वारा। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है द ग्रेट इंडियन नोवेल, और ये लिखा गया है दोस्तों भारत के कांग्रेस के लीडर शशि थरूर जी के द्वारा। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा लेडी डॉक्टर नामक एक पुस्तक है जो कि लिखी गई है कविता राय के द्वारा। और फिर आगे है ट्रेन टू पाकिस्तान, और ये लिखी गई है दोस्तों कुशवंत सिंह के द्वारा। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये दोनों किस पुस्तक लिखी गई है दोस्तों अरुंधति राय के द्वारा। फिर नर्मदा बचाओ, ये लिखा गया है दोस्तों मेधा पाटकर के द्वारा। और द पीकॉक, ये लिखा गया है अनीता देसाई के द्वारा। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों जिसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा राइटर के साथ में। फिर इसके बाद आगे इसी में देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पत्र जो कि लिखे गए हैं भारत के महान व्यक्तियों के द्वारा, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, ये तीनों लिखे गए हैं दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। तो नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, ये तीनों पत्र या पुस्तक लिखे गए हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा। फिर अगला आपको ध्यान रखना है केसरी, मराठा और गीता रहस्य, ये तीनों लिखे गए हैं बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। फिर अगला नाम आपको ध्यान रखना है कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ लिखा गया है दोस्तों एनी विसेंट जी के द्वारा। और फिर अगला नाम आपको ध्यान रखना है इंडिया डिवाइडेड, और इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक या पत्र लिखा गया है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। और इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान रखना है अनहैप्पी इंडिया, और अनहैप्पी इंडिया ये लिखा गया है दोस्तों लाला लाजपत राय जी के द्वारा। और इसके बाद अगला है इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा। और इसके बाद आगे देखिए दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखा गया है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और आनंद मठ ये लिखा गया है दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। और इंडिया स्ट्रगल ये लिखा गया है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन ये दोनों पुस्तकें लिखी गई हैं दोस्तों अरविंद घोष जी के द्वारा। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग पुस्तक और उसके जो लेखक हैं उससे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों प्रसिद्ध व्यक्ति और स्थान, और इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा भारत की पहली महिला वित्त सचिव, और ये हैं दोस्तों सुषमा नाथ। और फिर अगला नाम आपको ध्यान रखना है
कालामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। और ये कालामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जी को मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है कि मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जी को। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा अमजद अली खान। और ये अमजद अली खान हैं दोस्तों शास्त्रीय संगीतकार, जो कि बताते हैं सरोदा। तो अमजद अली खान एक शास्त्रीय संगीतकार हैं और ये बजाते हैं सरोदा। और इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान रखना है होमी जहांगीर भाभा। और होमी जहांगीर भाभा का दोस्तों भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में कहा जाता है। या तो आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा कि भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक या भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा को। और फिर अगला नाम आप लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत के मिसाइल मैन कहा जाता है किसे, तो वो कहा जाता है अब्दुल कलाम आज़ाद जी को। और मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। फिर इसी में लास्ट में आपको ध्यान रखना है उत्तरीय ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम, और वो है दोस्तों रॉबर्ट पियरे। इसके बाद अगला है दोस्तों कुछ प्रमुख स्थान, इसका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। तो स्तूप से संबंधित कुछ भी आया दोस्तों तो आप लोग मध्य प्रदेश लगाइएगा। तो यहाँ पर है भरहुत स्तूप, ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। और इसके बाद अगला नाम है दोस्तों कई गोम्प, ये एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र है दोस्तों। तो कई गोम्प बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है और ये स्थित है दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश में। और ताबो मठ ये भी दोस्तों बौद्ध से संबंधित है और ये भी स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान रखना है दोस्तों होशंगाबाद, जो कि है मध्य प्रदेश में। और होशंगाबाद में दोस्तों जो बैंक के नोट और प्रतिभूति कागज होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो जो बैंकों के नोट और प्रतिभूति कागज हैं वो बनते हैं होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। और इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है आधुनिक मुद्रा नोट प्रेस, और ये स्थित है दोस्तों मैसूर कर्नाटक में और सालबोनी पश्चिम बंगाल में। और अगला आपको ध्यान रखना है भारत सरकार टकसाल केंद्र, ये स्थित है दोस्तों हैदराबाद राज्य में। और इसके बाद अगला चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों बैंक नोट प्रेस, ये स्थित है दोस्तों देवास मध्य प्रदेश में। और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस ये स्थित है दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में। और अगला है सिलिकॉन वैली, जो कि है दोस्तों आईटी से संबंधित, और सिलिकॉन वैली कहा जाता है दोस्तों कैलिफोर्निया यूएसए को। तो इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है पनामा नहर, और पनामा नहर को कहा जाता है दोस्तों गेटवे टू द पैसिफिक, और ये स्थित है दोस्तों प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य में। फिर अगला नाम आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु, और बेंगलुरु है दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर या मुख्यालय। फिर आगे देखिए दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान, ये स्थित है दोस्तों पटियाला में। इसके बाद भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं दोस्तों, उसका वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा काम के बदले अनाज योजना, ये शुरू हुई थी दोस्तों 2004 में। और फिर अगला आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे शॉर्ट में मनरेगा भी कहा जाता है। ये शुरू हुआ दोस्तों 2005 में, और इसमें 100 दिन तक रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है दोस्तों जवाहर रोजगार योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। और जवाहर रोजगार योजना में ही दोस्तों ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का विलय हो गया 1989 में। फिर आगे देखिए दोस्तों भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, ये शुरू की गई दोस्तों 1995 में।
फिर अगला आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, योजना शुरू की गई दोस्तों 2005 में। फिर अगला आपको ध्यान रखना है मध्याह्न भोजन योजना, और ये शुरू किया गया दोस्तों 2005 में। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों स्टैटिक जीके का, और ये है जनगणना या सेंसस। तो जनगणना से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जनगणना किसके अंदर आता है, तो ये आता है दोस्तों गृह मंत्रालय के अंडर। तो जनगणना किसके अंडर आता है, तो गृह मंत्रालय के अंडर आता है। और 1881 में दोस्तों पहली बार जनगणना कराई गई। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब कराई गई दोस्तों, तो वो कराई गई 1951 में। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 1881 में पहली बार भारत में जनगणना कराई गई, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब कराई गई, तो वो कराई गई दोस्तों 1951 में। फिर इसके बाद अगला चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2011 में जो जनगणना हुई थी भारत में, वो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, और वैसे ओवरऑल दोस्तों भारत की 15वीं जनगणना थी। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और ये जो 2011 की जनगणना हुई थी दोस्तों, इसको 2 चरणों में पूरा किया गया था, और इस जनगणना का नारा था दोस्तों हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग सबसे पहले जनगणना से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों, वो पूरे विश्व का 2.4% है, जहां पर पूरे विश्व के 17.5% जनसंख्या या लोग निवास करते हैं। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और भारत की जो दशकीय वृद्धि थी दोस्तों, वो थी 17.7%। और जो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर्ज की गई दोस्तों भारत के राज्यों में, वो थी सबसे ज़्यादा थी दोस्तों मेघालय में, फिर उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, और फिर उसके बाद है दोस्तों बिहार। तो भारत की जो दशकीय वृद्धि थी वो थी दोस्तों 17.7%। और भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कहाँ की थी, तो वो थी दोस्तों सबसे पहले स्थान पर है मेघालय, दूसरे पर है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पर है बिहार। इसके बाद अगला चीज़ देखिए दोस्तों जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व भारत का है कितना दोस्तों, तो वो है 382। अर्थात दोस्तों भारत के प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं एवरेज। तो भारत का जनसंख्या घनत्व हो गया 382। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व मैक्सिमम या अधिकतम है, और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व मिनिमम अर्थात सबसे कम है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है दोस्तों वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, और तीसरे नंबर पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं दोस्तों भारत के, उसमें है अरुणाचल प्रदेश सबसे कम, फिर है दोस्तों मिजोरम, और फिर है सिक्किम। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व है 382, और भारत के वे राज्य जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है उसमें सबसे पहले स्थान पर है दोस्तों बिहार, दूसरे पर है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, तीसरे पर है उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं दोस्तों भारत के, उसमें पहले स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, फिर दूसरे पर है मिजोरम, तीसरे पर है सिक्किम। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों लिंगानुपात। तो भारत का लिंगानुपात है दोस्तों 943। और जो भारत में केरल राज्य है दोस्तों, उसका लिंगानुपात सबसे अधिक है जो कि है 1084। और सबसे कम लिंगानुपात है दोस्तों हरियाणा राज्य का, और वो है 879। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला चीज़ देखिए शिशु लिंगानुपात। तो भारत का दोस्तों जो शिशु लिंगानुपात है वो है 918। और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है शिशु लिंगानुपात,
उसमें दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है वो है पहले स्थान पर, दूसरे पर है मिजोरम, तीसरे पर है मेघालय और चौथे पर है छत्तीसगढ़। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का शिशु लिंगानुपात है 918, जिसमें भारत के जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, वहाँ का जो शिशु लिंगानुपात है वो सबसे ज़्यादा है। दूसरे स्थान पर है मिजोरम, तीसरे स्थान पर है मेघालय और चौथे पर है दोस्तों छत्तीसगढ़। फिर इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य। तो भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों वो है, सबसे पहले पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है दोस्तों महाराष्ट्र, तीसरे पर है बिहार, चौथे पर है दोस्तों वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल और पांचवी पर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। इसके बाद देखिए दोस्तों, भारत की साक्षरता या लिटरेसी। तो भारत की साक्षरता है दोस्तों 73%, जिसमें पुरुष साक्षरता है 80.9% और महिला साक्षरता है दोस्तों 64.6%। और इसके बाद अगला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भारत के किस राज्य की साक्षरता सबसे ज़्यादा है और किस राज्य की साक्षरता सबसे कम है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य हैं दोस्तों केरल, मिजोरम और गोवा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य हैं, पहले स्थान पर है उसमें केरल, दूसरे पर है मिजोरम, तीसरे पर है दोस्तों गोवा। और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में देखिए दोस्तों, तो इसमें पहले स्थान पर है बिहार और दूसरे स्थान पर है राजस्थान। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, भारत में 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य कुल कितने हैं, तो वो हैं दोस्तों 9। और इसमें पहले स्थान पर है मुंबई, दूसरे पर है दोस्तों दिल्ली, तीसरे पर है कोलकाता और चौथे पर है बेंगलुरु और सूरत है दोस्तों लास्ट में 9वें स्थान पर। फिर इसके बाद अगला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट, इसकी जनसंख्या दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश राज्य में। और अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब, इसकी जनसंख्या दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर है उड़ीसा में। और इसी में आप लोग नोट्स में ध्यान रखिएगा कि हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी या शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं पाए जाते। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए दोस्तों, भारत में जो नगरीय जनसंख्या है दोस्तों वो है 31.1%, जिसमें दोस्तों गोवा में सबसे ज़्यादा 62% नगरीय जनसंख्या है। और सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग नगर में निवास करते हैं, तो वो करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत में नगरीय जनसंख्या है कुल 31.1% और इसमें जो गोवा राज्य है भारत का, वहाँ के सबसे अधिक 62% लोग नगर में निवास करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा कहाँ की नगरीय जनसंख्या है, तो आप लोग लगाइएगा महाराष्ट्र। और इसी में आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है दोस्तों 68.9%। तो भारत की नगरीय जनसंख्या हो गई 31.1% और ग्रामीण जनसंख्या हो गई दोस्तों 68.9%। फिर अगला नोट्स आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1921 को महाविभाजन वर्ष कहा गया, क्योंकि दोस्तों 1921 में दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि थी वो थी दोस्तों ऋणात्मक। और फिर अगला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत में पारसियों की कुल संख्या है 57,264। तो इतना चीज़ दोस्तों आपको 2011 की जनगणना से ध्यान रखिएगा। भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग सबसे पहले यह ध्यान रखिएगा कि भारत के कुल राज्य हैं 28 और दोस्तों 8 यूनियन टेरिटरी हैं, या कहिए दोस्तों कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और वो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,
दमन दीव और दादर नागर हवेली, और 8वां है दोस्तों लक्षद्वीप। तो भारत में दोस्तों कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत की दोस्तों उत्तर से लेकर दक्षिण तक या नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो कुल लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, और दोस्तों ईस्ट से वेस्ट तक या भारत की पूर्व से पश्चिम तक जो कुल लंबाई है दोस्तों वो है 2933 किलोमीटर। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है दोस्तों वो है 15,200 किलोमीटर, और दोस्तों जो मुख्य तट रेखा है कुल भारत की वो है दोस्तों 6100 किलोमीटर, और दोस्तों कुल जो तट रेखा है भारत की वो है 7516 किलोमीटर। इसमें दोस्तों जो कुल तट रेखा है इसमें अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह ये सभी आ जाते हैं। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर जो भारत की जो मुख्य तट रेखा है वो है दोस्तों 6100 किलोमीटर, और जो कुल तट रेखा है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को लेकर वो है दोस्तों 7516 किलोमीटर। तो यहाँ से आप लोग दोस्तों इतनी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों के नाम। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत से कुल 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं, और इन देशों का नाम याद रखने के लिए दोस्तों एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा बचपन में भूल, जिसमें दोस्तों ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, म से हो गया दोस्तों म्यांमार, भ से हो गया भूटान, और ल का मतलब अ समझिएगा जिसमें अ से हो गया अफगानिस्तान। तो भारत के साथ कुल 7 देश दोस्तों स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं, और इन 7 देशों का नाम याद रखने के लिए दोस्तों आप लोग याद रखिएगा बचपन में भूल, जिसमें दोस्तों ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, मे से हो गया म्यांमार, भ से हो गया दोस्तों भूटान, और ल का मतलब अ समझिएगा जहां पर अ से हो गया अफगानिस्तान। और दोस्तों इसी क्रम में जो भारत से सीमा साझा करते हैं वो देश भी हैं, अर्थात जो बांग्लादेश है दोस्तों वो भारत से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है जो कि है दोस्तों 4000 किलोमीटर, और सबसे जो कम सीमा साझा करने वाला देश है दोस्तों भारत के साथ वो है अफगानिस्तान। तो सबसे अधिक सीमा साझा करता है भारत के साथ दोस्तों वो है बांग्लादेश जो कि है 4000 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा साझा करता है भारत के साथ वो है दोस्तों अफगानिस्तान। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं, और इन 17 राज्यों में दोस्तों जो वेस्ट बंगाल है ममता बनर्जी वाला राज्य वो दोस्तों सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा दोस्तों भारत के कुल 17 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाते हैं, और जो भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल वो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। इसके बाद आप लोग सबसे पहला पड़ोसी देश देखिए दोस्तों पाकिस्तान। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यह ध्यान रखिएगा पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है दोस्तों इस्लामाबाद, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है दोस्तों उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हो गया। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1971 से पहले दोस्तों जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान का ही भाग हुआ करता था, लेकिन दोस्तों भारत की मदद से 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कर लिया गया। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1972 में दोस्तों शिमला समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, और दोस्तों फिर आप लोग ध्यान रखिएगा
ऑपरेशन मेघदूत ये हुआ दोस्तों 1984 में, और ये ऑपरेशन मेघदूत हुआ था दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर में, जहां पर दोस्तों पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद भारतीय सेना द्वारा 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के जरिए सियाचिन ग्लेशियर पर दोबारा कब्जा किया गया। फिर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा सिंधु जल समझौता, और ये सिंधु जल समझौता हुआ था दोस्तों 1960 में। तो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 में, और सिंधु जल समझौता हुआ था दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच, वो हुआ था 1960 में। और एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर नोट किया गया है, जो ऑपरेशन मेघदूत जो कि हुआ था 1984 में, उससे दोस्तों भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दोबारा कब्जा कर लिया गया था। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों LOC, जिसका मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है और रेड क्लिफ रेखा कहाँ है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है वो हुआ है रेड क्लिफ रेखा के द्वारा, अर्थात भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करती है रेड क्लिफ रेखा। और LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोग समझिए दोस्तों, ये भारत का जम्मू कश्मीर का मैप है, और ये वाला पार्ट है दोस्तों POK, जो कि है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या गुलाम कश्मीर, जो कि है दोस्तों पाकिस्तान के पास, और ये कश्मीर हो गया दोस्तों भारत के पास। तो POK और जो भारत के पास कश्मीर है दोस्तों, उसका बंटवारा करता है LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो अगला पड़ोसी है भारत का, उसका नाम है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी है दोस्तों काबुल। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा जो है दोस्तों, वो है डूरंड रेखा। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है वो है दोस्तों डूरंड रेखा। इसके बाद अगला पड़ोसी देश देखिए दोस्तों चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग। और भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और दोस्तों यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा LAC, जिसका अर्थ है दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी दोस्तों भारत और चीन के मध्य में है। तो LOC ये है दोस्तों POK और भारत के पास जो कश्मीर है उसके बीच में, और LAC जिसका मतलब है दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है भारत और चीन के बीच। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, जो कि हुआ था भारत और चीन के बीच में। और भारत के 5 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, और उन राज्यों का नाम याद रखने के लिए आप लोग याद रखिएगा दोस्तों झूसा, अर्थात JHUSA, जहां पर दोस्तों J से हो गया जम्मू और कश्मीर, H से हो गया दोस्तों हिमाचल प्रदेश, U से हो गया उत्तराखंड, S से हो गया सिक्किम, और A से हो गया दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें है दोस्तों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगला पड़ोसी देश देखिए दोस्तों भारत का, उसका नाम है नेपाल, जिसकी राजधानी है दोस्तों काठमांडू। और नेपाल से आप लोग ध्यान रखिएगा कि नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं या नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और उन राज्यों का नाम है दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा मधेसी समुदाय, ये मधेसी समुदाय है दोस्तों नेपाल की। और इसके बाद अगला चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों पंचेश्वर परियोजना,
जो कि है शारदा नदी पर। और ये दोस्तों जॉइंट प्रोजेक्ट है भारत और नेपाल का। इसके बाद दोस्तों अगला पड़ोसी देश है भारत का म्यांमार, और म्यांमार की राजधानी है दोस्तों नाए पियडा। तो म्यांमार की राजधानी होगी नाए पियडा। और म्यांमार के साथ दोस्तों भारत के 4 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और इन राज्यों का नाम है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और दोस्तों रोहिंग्या जो कम्युनिटी या समुदाय है वो है दोस्तों म्यांमार का। फिर इसके बाद अगला पड़ोसी देश देखिए दोस्तों भारत का, वो है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो वो है ढाका। और बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों 1971 में। और दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और इसमें है दोस्तों वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, फिर है असम, फिर है मेघालय, फिर है त्रिपुरा, और 5वां है दोस्तों मिजोरम। और दोस्तों जो फरक्का बांध है वो गंगा नदी पर बनाया गया है वेस्ट बंगाल में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और न्यू मूर आइलैंड या न्यू मूर द्वीप, ये है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में या बे ऑफ बंगाल में। फिर लास्ट पड़ोसी देश देखिए दोस्तों भारत का, जिसका नाम है श्रीलंका। और श्रीलंका से आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका 2 राजधानी है, जिसमें आप लोग ध्यान रखिएगा श्री जयवर्धनेपुरम और कोलंबो। तो श्री जयवर्धनेपुरम और कोलंबो 2 राजधानियां हैं दोस्तों श्रीलंका की। और गल्फ ऑफ मन्नार ये दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य में है। और सेतु समुद्रम परियोजना ये भी दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में है। और भारत और श्रीलंका के बीच में है दोस्तों कच्चा थ्यू द्वीप या कच्चा थ्यू आइलैंड। इसके बाद अगला चीज देखिए दोस्तों, भारत के 7 बहन राज्य कौन हैं। तो भारत के पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं दोस्तों, वो भारत के 7 बहन राज्य के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनका नाम है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आता है दोस्तों कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें ये पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत के 7 पूर्वोत्तर बहन राज्यों में शामिल नहीं है। तो वहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा दोस्तों, ये मैक्सिमम टाइम आया है क्वेश्चन सभी एग्जामों में, सिक्किम। तो वहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा जो सिक्किम राज्य है वो 7 बहन राज्यों में शामिल नहीं है। इसके बाद कुछ प्रमुख चोटियां हैं दोस्तों, उसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक है जो दोस्तों दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर, और ये पड़ती है दोस्तों नेपाल में। और नेपाल में दोस्तों माउंट एवरेस्ट को एक और नाम से भी जाना जाता है जो कि है सागर मत्था। तो माउंट एवरेस्ट ये पड़ती है नेपाल में, और इसे नेपाल में एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है दोस्तों सागरमाथा, और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर। फिर अगला नाम देखिए दोस्तों K2, जिसको कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,611 मीटर, और ये पड़ती है दोस्तों POK में। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों हिमालय की, उसका नाम है कंचनजंगा, और ये पड़ती है दोस्तों सिक्किम राज्य में, और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। इसके बाद दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख दर्रों का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा जो कि हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सिक्किम से आप लोग ध्यान रखिएगा, सिक्किम राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं। तो सिक्किम राज्य में दर्रे जो हैं दोस्तों वो है नाथुला दर्रा और जेलेफला दर्रा।
उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा मणिपुर, तो मणिपुर में जो दर्रा है उसका नाम है दोस्तों तुजू दर्रा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, तो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों दीफू दर्रा, यांग्याप और बोमदीला दर्रा। फिर आगे आप लोग ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, तो उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों नीति दर्रा, लिपू दर्रा और माना दर्रा। फिर इसके बाद आप लोग याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो वहां पर है दोस्तों रोहतांग दर्रा, सिपिकिला और बारालाचा ला दर्रा। फिर इसके बाद आप लोग देखिएगा लद्दाख में कौन दर्रा है, तो लद्दाख में है। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा लद्दाख में कौन सा दर्रा है, तो लद्दाख में है दोस्तों काराकोरम दर्रा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा जम्मू और कश्मीर के दर्रे, तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है दोस्तों जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा, जिसमें दोस्तों ये जोजिला आने की संभावना ज़्यादा है। तो जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा ये सभी हैं दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत की कुछ प्रमुख झीलें और वो झील किस राज्य में स्थित हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों चिल्का झील, और ये चिल्का झील दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह एक दोस्तों लैगून झील है। और जो चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है वह दोस्तों भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी और लंबी झील है। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और यह एक लैगून झील है और दोस्तों यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी और लंबी झील है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों सांभर झील जो कि है राजस्थान राज्य में, और दोस्तों जो सांभर झील है उसकी जो पानी की खारापन है वो सबसे ज़्यादा है, अर्थात जो सांभर झील जो कि राजस्थान में है उसकी जो सैलिनिटी है या खारापन है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों वूलर झील जो कि है जम्मू और कश्मीर राज्य की झील, और दोस्तों भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वूलर झील। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में कुछ अन्य झील भी हैं, उनका भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, तो उसमें हैं डल झील और बैरीनाग झील। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो, तो भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है दोस्तों उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, और ये बनी है दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। किस नदी पर, तो वो है दोस्तों रिहंद नदी पर। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा लोकतक झील, और ये लोकतक झील है दोस्तों मणिपुर में, और लोकतक झील में दोस्तों भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला नोट्स देखिए दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उसका नाम है दोस्तों माजुली द्वीप जो कि है असम राज्य में, और ये बनता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से। तो असम राज्य में बनने वाला माजुली आइलैंड या माजुली द्वीप जो कि दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है वो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि किसी नदी के द्वारा बनाया जाता है। और फिर आगे देखिए दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो कि है सुंदरबन, और ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, और ये सुंदरबन डेल्टा बनाया जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा। इसके बाद अगले नोट्स में दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात, और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कुंचिकल जलप्रपात जो कि है दोस्तों बाराही नदी पर कर्नाटक राज्य में, और ये दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
तो कुंचिकल जलप्रपात जो कि है बाराही नदी पर और ये स्थित है कर्नाटक राज्य में, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फिर अगला जो जलप्रपात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो है दूध सागर जलप्रपात जो कि है दोस्तों गोवा राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जोग या इसी का नाम है दोस्तों गोरसप्पा या इसी का नाम है दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात जो कि है दोस्तों सारावती नदी पर और ये भी स्थित है कर्नाटक राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा शिव समुद्रम जो कि है दोस्तों कावेरी नदी पर और ये स्थित है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा हुड्रू जलप्रपात जो कि स्थित है दोस्तों झारखंड राज्य में और ये हुड्रू जलप्रपात है दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा धुआंधर जलप्रपात और ये धुआंधर जलप्रपात है दोस्तों नर्मदा नदी पर एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा टिहरी बांध और ये टिहरी बांध बना है दोस्तों भागीरथी नदी पर जो कि स्थित है उत्तराखंड राज्य में और ये टिहरी बांध जो है दोस्तों वो भारत में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ बांध है। फिर अगला है दोस्तों हीराकुंड बांध और ये हीराकुंड बांध स्थित है दोस्तों उड़ीसा राज्य में और ये बना है महानदी पर। और फिर अगला है दोस्तों रिहंद परियोजना और ये बना है दोस्तों रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में। और फिर अगला है दोस्तों फरक्का बांध और ये फरक्का बांध है दोस्तों वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में और ये स्थित है दोस्तों गंगा या भागीरथी पर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों गंगा का भी एक नाम है भागीरथी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा जो फरक्का बांध है वो बना है दोस्तों पश्चिम बंगाल में और ये स्थित है दोस्तों गंगा नदी पर। फिर अगला आपको ध्यान रखना है भाखड़ा नांगल बांध और ये बना है दोस्तों सतलज नदी पर जो कि है पंजाब में। फिर अगला है दोस्तों नागार्जुन सागर बांध और ये बना है कृष्णा नदी पर और ये स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इसके बाद दोस्तों आप लोग अगला टॉपिक देखिए भारत में कृषि और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा भारत में जो कृषि की जाती है वो दोस्तों की जाती है कुल भूभाग के 51% में, अर्थात भारत का जो कुल भूभाग है दोस्तों उसमें से जो 51% है उस पर भारत में कृषि या खेती की जाती है। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला चीज़ आपको ध्यान रखना है भारत के जो पहले कृषि खाद्य मंत्री थे उनका नाम था दोस्तों राजेंद्र प्रसाद और भारत में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है दोस्तों चावल की और ये चावल की खेती होती है दोस्तों भारत में कुल भूभाग के जहाँ पर कृषि होती है उसके 47% भाग पर। और दोस्तों भारत चावल उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर है दोस्तों चीन। तो भारत चावल उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है और भारत में दोस्तों जो पश्चिम बंगाल राज्य है वो दोस्तों चावल उत्पादन में पहले स्थान पर है। फिर अगला चीज़ देखिए दोस्तों गेहूं उत्पादन में भी भारत दोस्तों दुनिया का दूसरे स्थान का देश है। इसमें भी दोस्तों पहले नंबर पर चीन है और दोस्तों भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो गेहूं उत्पादन में पहले स्थान पर है। इतना चीज़ दोस्तों सबसे पहले आप लोग कृषि से ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी में अगला चीज़ देखिए दोस्तों भारत में कुल 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जिसमें दोस्तों सबसे पहले देखिए रबी की फसल और रबी की फसल की बुआई होती है दोस्तों अक्टूबर नवंबर में और इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल में। और रबी की कुछ मुख्य फसलें हैं दोस्तों गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों। फिर अगला चीज़ देखिए दोस्तों खरीफ की फसल या जिसे कहा जाता है मानसूनी फसल और इसकी बुआई होती है दोस्तों
जून जुलाई में और कटाई होती है दोस्तों नवंबर और दिसंबर में। और इसकी कुछ मुख्य फसलें हैं दोस्तों, धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा और कपास। फिर अगला चीज़ देखिए दोस्तों, जायद या ग्रीष्मकालीन फसलें, और इसकी बुआई होती है दोस्तों मई जून में और कटाई होती है जुलाई अगस्त में। इसमें दोस्तों जायद में बेसिकली दोस्तों जो सब्जी होती है वो आती है, तो इसमें है भिंडी, खीरा, ककड़ी और जूट। और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ नकदी फसलों के नाम, कभी कभी ये भी पूछ लेता है दोस्तों। तो नकदी फसलों में दोस्तों आता है गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू। इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य किस उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोस्तों कपास, और कपास के लिए दोस्तों जो काली मिट्टी होती है वो सबसे उपयुक्त होती है। और कपास उत्पादन में दोस्तों जो गुजरात है भारत का राज्य वो पहले स्थान पर है। और यहीं से आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो गुजरात है वो मूंगफली और तंबाकू उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। तो गुजरात कपास, मूंगफली और तंबाकू इन तीनों के उत्पादन में भारत का सबसे पहला राज्य है। फिर अगला चीज याद रखिएगा दोस्तों जूट, और जूट को कहा जाता है दोस्तों प्राकृतिक फाइबर। और जूट उत्पादन में दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य पहले स्थान पर है। फिर अगला है दोस्तों गन्ना और आम, और गन्ना और आम के उत्पादन में दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य पहले स्थान पर है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा सरसों, और सरसों के उत्पादन में दोस्तों राजस्थान पहले स्थान पर है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा सोयाबीन, तो सोयाबीन के उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और मध्य प्रदेश दोस्तों जो चना की दाल होती है उसके उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। ये चीज़ दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और कॉफ़ी उत्पादन में पहले स्थान पर है दोस्तों कर्नाटक, और कर्नाटक से आप लोग ध्यान रखिएगा जो अरहर की दाल होती है उसमें दोस्तों जो कर्नाटक राज्य है वो पहले स्थान पर है। और चाय उत्पादन में दोस्तों भारत का असम राज्य पहले स्थान पर है। फिर ईस्वी में देखिए दोस्तों जो रबड़ उत्पादन होता है भारत में उसमें दोस्तों केरल राज्य पहले स्थान पर है। और केसर के उत्पादन में भारत का जम्मू और कश्मीर राज्य पहले स्थान पर है। इतना चीज दोस्तों आप लोग उत्पादन और राज्य से ध्यान रखिएगा। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों नोट्स में कि भारत सरकार द्वारा जो एमएसपी दी जाती है अर्थात दोस्तों मिनिमम सेलिंग प्राइस, या जिसे हिंदी में कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो दिया जाता है दोस्तों कुल 22 फसलों को। और इसमें दोस्तों जो सबसे ज़्यादा शामिल हैं वो है दोस्तों 14 फसल जो कि हैं खरीफ की। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा जो भारत का सिक्किम राज्य है वो दोस्तों जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कृषि से संबंधित क्रांति को आप लोग ध्यान रखिएगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों हरित क्रांति, और ये हरित क्रांति संबंधित है दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन से। और हरित क्रांति का विश्व में जनक या पिता कहा जाता है दोस्तों बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों एमएस स्वामीनाथन को। तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है दोस्तों एमएस स्वामीनाथन को।
और इसके बाद अगला आप लोग को ध्यान रखना है श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति संबंधित है दोस्तों दुग्ध उत्पादन से। और भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीस कुरियन को। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा नीली क्रांति। और ये नीली क्रांति संबंधित है दोस्तों मछली उत्पादन से। और फिर अगला है भूरी क्रांति। और भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। और फिर आगे है दोस्तों स्वर्ण क्रांति। और स्वर्ण क्रांति संबंधित है दोस्तों बागवानी से। इसके बाद दोस्तों आपको अगली चीज ध्यान रखनी है, कुछ केंद्रीय अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है केंद्रीय मिट्टी एवं जल अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है दोस्तों भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में। और फिर अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला में। और फिर अगला है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, तो ये स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और फिर अगला है केंद्रीय दाल अनुसंधान केंद्र, और ये स्थित है दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहे जाने वाला कानपुर में। और फिर अगला है केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, ये स्थित है दोस्तों कोयम्बटूर में। इसके बाद आपको आगे ध्यान रखना है दोस्तों एपी कल्चर। और ये एपी कल्चर में क्या होता है, तो एपी कल्चर कहा जाता है दोस्तों मधुमक्खी पालन को। और फिर आगे आपको ध्यान रखना है सेरीकल्चर। और सेरीकल्चर संबंधित है दोस्तों रेशम के कीट से। और फिर आगे है पीसी कल्चर। और ये पीसी कल्चर संबंधित है दोस्तों मछली उत्पादन से। फिर है दोस्तों फ्लोरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर में आता है दोस्तों फूल। और फिर वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में दोस्तों है केचुआ। और है वीटी कल्चर। वीटी कल्चर है दोस्तों अंगूर से संबंधित। और फिर लास्ट में है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर है दोस्तों बागवानी से संबंधित। इसके बाद अगला टॉपिक देखिए दोस्तों पर्यावरण। तो पर्यावरण में सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और पृथ्वी दिवस इसी में ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। और पर्यावरण में दोस्तों सबसे पहले आप लोग देखिए भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। और भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों उसमें सबसे पहले देखिए सिमलीपाल, कुलडीहा और हथगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। और ये दोस्तों सिमलीपाल, कुलडीहा और हथगढ़ ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। और इन तीनों को दोस्तों सिमलीपाल, कुलडीहा और हथगढ़, इन तीनों को दोस्तों कहा जाता है मयूरभंज हाथी रिजर्व। तो सिमलीपाल, कुलडीहा और हथगढ़ इन तीनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है दोस्तों मयूरभंज हाथी रिजर्व, जो कि है भारत के उड़ीसा राज्य में। फिर अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों नेशनल पार्क, वो है किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में। और ये संरक्षित है दोस्तों हिम तेंदुओं के लिए। तो किश्तवाड़ा नेशनल पार्क जो कि है जम्मू कश्मीर राज्य में, और ये संरक्षित है हिम तेंदुओं के लिए। फिर अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों वंसदा नेशनल पार्क, और ये है दोस्तों गुजरात में। और गुजरात में ही एक और नेशनल पार्क है दोस्तों जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क या गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ये संरक्षित है दोस्तों शेरों के लिए। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ये है दोस्तों स्थित असम में। और असम में ही स्थित है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये संरक्षित है दोस्तों गैंडों के लिए। तो असम में 2 हैं दोस्तों, पहला है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है असम में, वो संरक्षित है गैंडों के लिए। फिर अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना टाइगर रिजर्व, और ये स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। फिर अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों
खंगचेंदजोंग नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, और ये स्थित है दोस्तों सिक्किम राज्य में। इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों चंबल अभ्यारण्य, और ये चंबल अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में। और चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है दोस्तों लाल मुकुट वाले कछुओं के लिए और घड़ियालों के लिए। तो लाल मुकुट वाले जो कछुए पाए जाते हैं दोस्तों, वो पाए जाते हैं चंबल अभ्यारण्य में, जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में संयुक्त रूप से चंबल नदी के तट पर। इसके बाद अगली चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, भारत में कुल 18 जैव मंडल क्षेत्र हैं। या दोस्तों आपको इंग्लिश में ध्यान रखना हो तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व या 18 जैव मंडल क्षेत्र हैं, जिसमें दोस्तों आपको जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको ध्यान रखना है जैव मंडल क्षेत्रों में। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा जो नंदा देवी जैव मंडल क्षेत्र है ये स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। और फिर अगला है नीलगिरी जैव मंडल क्षेत्र, ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु और केरल में। फिर अगला है दोस्तों सुंदरवन जैव मंडल क्षेत्र जो कि स्थित है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, और ये सुंदरवन संरक्षित है दोस्तों बाघों के संरक्षण के लिए। फिर अगला जैव मंडल क्षेत्र आपको ध्यान रखना है नोकरेक जो कि है दोस्तों मेघालय का। और फिर अगला है पंचमढ़ी जैव मंडल क्षेत्र जो कि है दोस्तों मध्य प्रदेश का। और फिर इसी में आपको ध्यान रखना है शेषचलम जैव मंडल क्षेत्र, और ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। और लास्ट में ध्यान रखना है दोस्तों आपको पेरियार जैव मंडल क्षेत्र जो कि है दोस्तों केरल में, और ये पेरियार जैव मंडल क्षेत्र संरक्षित है दोस्तों हाथियों के लिए। इसके बाद पर्यावरण में देखिए दोस्तों अम्लीय वर्षा। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है दोस्तों अम्लीय वर्षा के कारक कौन से हैं। तो अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों NO2 और SO2 के कारण, अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है दोस्तों अम्लीय वर्षा। ये आया था क्वेश्चन दोस्तों हेड ऑपरेटर के एग्जाम में। तो Na2 नाइट्रस ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इन्हीं दोनों के कारण होती है अम्लीय वर्षा। और फिर अगला चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं उसका नाम आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा जल वाष्प या जिसे कहा जाता है वाटर वेपर। तो सबसे पहली ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों जल वाष्प, उसके बाद CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, फिर है दोस्तों CH4 अर्थात मीथेन, फिर अगली है दोस्तों ओजोन जिसका फार्मूला होता है O3, फिर अगला है दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड है NO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। तो वो हैं दोस्तों जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है ओजोन परत। और ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। और ओजोन परत नापने की इकाई है दोस्तों डॉप्सन। और ओजोन परत का जो क्षरण होता है दोस्तों उसको लिए सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी गैस है वो है दोस्तों CFC जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है दोस्तों CFC, फिर उसके बाद है हेलोजन, फिर उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड। और ओजोन परत मापने की इकाई है दोस्तों डॉप्सन। और इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो आर्सेनिक तत्व होता है वो भूमिगत जल प्रदूषित करने वाला प्रमुख तत्व है। तो आर्सेनिक भूमिगत जल प्रदूषित करने वाला प्रमुख तत्व है, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगली चीज दोस्तों आपको ध्यान रखना है
पर्यावरण आंदोलन से संबंधित कुछ व्यक्तियों के नाम। तो पर्यावरण से संबंधित एक आंदोलन था दोस्तों जिसका नाम था एपिको आंदोलन, और इससे संबंधित व्यक्ति थे पी हेगड़े। फिर अगला है दोस्तों चिपको आंदोलन, और इससे संबंधित व्यक्ति हैं एस.एल. बहुगुणा। और फिर अगला है दोस्तों नर्मदा बचाओ, और इससे संबंधित व्यक्ति थी मेघा पाटकर। इसके बाद अगली चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को। फिर अगला है दोस्तों विश्व शौचालय दिवस, और विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों 19 नवंबर को। और फिर अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 फरवरी को। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस, और ये मनाया जाता है दोस्तों 9 जनवरी को। और इसके बाद अगला है किसान दिवस, और किसान दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है दोस्तों 23 दिसंबर को। और फिर अगला है राष्ट्रीय एकता दिवस, और ये मनाया जाता है दोस्तों 31 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है दोस्तों भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, और ये मनाया जाता है दोस्तों भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। फिर अगला आपको ध्यान रखना है कारगिल दिवस, और ये कारगिल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 26 जुलाई को। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च का। और अगले इसके बाद आपको ध्यान रखना है ओजोन परत संरक्षण दिवस, और ये मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। और फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और ये मनाया जाता है दोस्तों 8 सितंबर को। फिर इसके बाद है विश्व बांस दिवस, और विश्व बांस दिवस मनाया जाता है दोस्तों 18 सितंबर को। और इसके बाद है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस, और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों 7 अप्रैल को। फिर अगला है योग दिवस, और योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों 21 जून को। फिर इसके बाद है पृथ्वी दिवस, और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को। फिर इसके बाद है पर्यावरण दिवस, और पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 जून को। फिर अगला है विश्व जल दिवस, और विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। फिर इसके बाद है दोस्तों विश्व महासागर दिवस, और ये मनाया जाता है दोस्तों 8 जून को। फिर इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 नवंबर को। और शिक्षक दिवस इसी में ध्यान रखिएगा कि वो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को। और इसी में आप लोग ध्यान रखना है जो विजय दिवस मनाया जाता है दोस्तों वो मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को, जिस दिन दोस्तों भारत के द्वारा बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था पाकिस्तान से। उसी दिन को मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में, और वो है दोस्तों 16 दिसंबर 1971। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो है विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। और इसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों कि विश्व के किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि विश्व के किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 में, और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं स्विट्जरलैंड को विश्व का या धरती का स्वर्ग माना जाता है। तो स्वर्ग माना जाता है
अर्थात वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। तो इसी से आपको ध्यान रखना है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है दोस्तों WMO, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर अगला जो नाम है दोस्तों वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो जहाँ का दोस्तों पर्यावरण और मौसम अच्छा होगा तो वहाँ के आदमी भी स्वस्थ होंगे। इसी चीज़ से आपको ध्यान रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इसका भी मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका भी मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1948 में और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में WHO भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1948 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस। इसके बाद अगला संगठन है दोस्तों जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, उसका नाम है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, जिसे शॉर्ट में WTO भी कहा जाता है, अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों ओकोंजो इवेला। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है UNHCR और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 में और इसका भी मुख्यालय है कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगला जो संगठन है दोस्तों जिसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, उसका नाम है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है ICRC और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना हुई थी दोस्तों 1863 में और इसका भी मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगला संगठन है दोस्तों जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या जिसे ILO अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1919 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगला संगठन है दोस्तों जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसका नाम है विश्व आर्थिक मंच, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है दोस्तों WFO और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1971 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी दोस्तों 1894 में और इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं दोस्तों क्रिस्टोफ डी केपर। और अब दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड के बाद देखिए किस संगठन का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। तो इसमें सबसे पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1957 में और इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। फिर अगला है दोस्तों पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिसे शॉर्ट में ओपेक भी कहा जाता है और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1960 में और इसका भी मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है UNIDO और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 में और इसका भी मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। इसके बाद देखिए दोस्तों किस संगठन का मुख्यालय अमेरिका में है। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा विश्व बैंक।
तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1944 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। फिर इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है IMF, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1944 में और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। फिर अगला है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे शॉर्ट में UNO भी कहा जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क USA में। फिर अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में। फिर इसके बाद आपको अगला ध्यान रखना है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे शॉर्ट में ICC कहा जाता है और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1909 में और इसका मुख्यालय है दुबई UAE में और इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों ग्रेगर बार्केल। फिर अगला है दोस्तों इंटरपोल, और इंटरपोल की स्थापना हुई थी 1923 में और इसका मुख्यालय है लियोन फ्रांस में। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है खाद्य एवं कृषि संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में और इसका मुख्यालय है रोम इटली में। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ICJ अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में और इसका मुख्यालय है दोस्तों द हेग नीदरलैंड में। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों एशियाई विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में ADB कहा जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में UNEP कहा जाता है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई थी दोस्तों 1972 में और इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों अफ्रीकी संघ, जिसे शॉर्ट में AU कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में और इसका मुख्यालय है आदिस अबाबा यूथोपिया में। फिर इसके बाद देखिए दोस्तों सार्क, और सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में और इसका मुख्यालय है दोस्तों काठमांडू, और सार्क से आपको ध्यान रखना है कि इसका सदस्य इंडिया भी है। तो सार्क जिसका सदस्य भारत अर्थात इंडिया है, उसकी स्थापना हुई थी 1985 में और इसका मुख्यालय है काठमांडू में। इसके बाद अगला है दोस्तों उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे शॉर्ट में नाटो कहा जाता है और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1949 में और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन, जिसे शॉर्ट में आसियान कहा जाता है और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1967 में और इसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। और यहाँ से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आसियान का सदस्य भारत नहीं है, ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगला ध्यान रखना है दोस्तों आपको अरब लीग, और अरब लीग की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है काहिरा मिस्र में। इसके बाद स्टैटिक जीके का आज का लास्ट टॉपिक देखिए दोस्तों स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में सबसे पहले देखिए ओलंपिक।
तो सबसे पहले आप लोग ओलंपिक का हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा। तो ओलंपिक जो एसोसिएशन है दोस्तों, उसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी दोस्तों 1894 में। और भारतीय ओलंपिक परिषद, इसका गठन हुआ था दोस्तों 1924 में। और पहले अध्यक्ष हुए थे दोस्तों भारतीय ओलंपिक परिषद के जे टाटा। तो इनका नाम आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। और पहला जो ओलंपिक खेला गया दोस्तों, वो खेला गया एथेंस यूनान में 1896 में, जिसमें कुल 14 देशों ने भाग लिया। और यहाँ पर जो कुल स्वर्ण पदक थे दोस्तों, वो थे 43। और इसके बाद अगला चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो है 32वां ओलंपिक, जो कि हुआ 2020 में टोक्यो जापान में। और फिर 33वां ओलंपिक खेला जाएगा दोस्तों पेरिस फ्रांस में 2024 में। और 34वां ओलंपिक खेला जाएगा दोस्तों लॉस एंजलिस यूएसए में 2028 में। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो 34वां ओलंपिक होगा लॉस एंजलिस यूएसए में 2028 में, वहाँ पर दोस्तों पहली बार क्रिकेट शामिल किया जाएगा। और वो किया जाएगा दोस्तों 2020। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 1920 में एंटवर्प, जो कि बेल्जियम में हुआ था ओलंपिक। और वहाँ पर दोस्तों भारत की जो प्रथम ध्वजावाहक थी, उनका नाम तो वो थी दोस्तों पूरम बनर्जी। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम ध्वजावाहक जिनका नाम था पूरम बनर्जी, वो थी दोस्तों 1920 में जो ओलंपिक हुआ था एंटवर्प बेल्जियम में। इसके बाद 2020 में जो कि ओलंपिक हुआ था टोक्यो जापान में, वहाँ पर भारत की ध्वजावाहक थी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। फिर इसके बाद अगला चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, उसमें दोस्तों भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी को, जिन्हें गोल्डन बॉय की उपाधि मिली है। फिर इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है कि भारत में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता। तो कि ओलंपिक में भारत के किसी व्यक्ति ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता दोस्तों 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। और उनका नाम था अभिनव बिंद्रा। और ये जीते दोस्तों 10 मीटर राइफल शूटिंग में। तो इस चीज़ को दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत के लिए ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम है अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक में लगातार 2 बार पदक जीते, तो वो महिला है दोस्तों पीवी सिंधु। और ये जीती दोस्तों 2016 और 2020 में। 2016 में ओलंपिक हुआ था दोस्तों रियो में, और 2020 में टोक्यो में। और ये दोनों जगहों पर भारत के लिए दोस्तों रजत पदक जीती। फिर इसके बाद अगला चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों, जो ये तो हुआ दोस्तों ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक होता है वो। और इसी में आपको ध्यान रखना है कि जो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक हुआ था वो हुआ था 1924 में, जो कि हुआ था दोस्तों चोमेनिक्स फ्रांस में। और जो पहला पैरा ओलंपिक हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1960 में, और ये हुआ था रोम इटली में। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे दोस्तों आपको ध्यान रखना है फुटबॉल। और फुटबॉल की स्थापना हुई थी 1904 में पेरिस फ्रांस में। और इसका मुख्यालय है दोस्तों या हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है फीफा विश्व कप। तो पहला फीफा विश्व कप हुआ था दोस्तों 1930 में, जिसमें विजेता टीम थी दोस्तों उरुग्वे और उपविजेता टीम थी अर्जेंटीना। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 2022 का फीफा विश्व कप, जो कि हुआ था कतर में। और इसमें विजेता टीम थी दोस्तों अर्जेंटीना और उपविजेता टीम थी दोस्तों फ्रांस। और जो 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन होना है दोस्तों, वो होगा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में संयुक्त रूप से। तो इतना चीज़ दोस्तों आप लोग फुटबॉल से ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद
आगे देखिए दोस्तों क्रिकेट। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1983 में क्रिकेट विश्व कप हुआ था लंदन में, और यहाँ पर दोस्तों इंडिया रही थी वर्ल्ड चैंपियन, और ये हराई थी इंडिया यहाँ पर दोस्तों वेस्ट इंडीज को। और इसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है विजय हजारे ट्रॉफी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में दोस्तों। तो जो विजय हजारे ट्रॉफी है दोस्तों, इसका 21वां संस्करण जो कि हुआ था 2022-23 में, उसका विजेता थी दोस्तों सौराष्ट्र। और 20वां संस्करण जो कि हुआ था 2021-22 में, इसका विजेता थी हिमाचल प्रदेश। और जो 19वां संस्करण हुआ था दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी का, वो हुआ था 20 और 21 में, 2020-21 में, और इसकी विजेता थी दोस्तों मुंबई टीम। फिर इसके बाद आगे आपको ध्यान रखना है दोस्तों स्क्वैश विश्व कप 2023 का विजेता। तो स्क्वैश विश्व कप 2023 में मिस्र ने जीता था दोस्तों स्क्वैश विश्व कप 2023। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा टेबल टेनिस के ऊपरी सतह की लंबाई होती है दोस्तों 274 सेंटीमीटर। और फिर आगे आप लोग ध्यान रखिएगा पुरुष वॉलीबॉल में जो नेट की जमीन से मानक ऊंचाई होती है वो होती है दोस्तों 2.43 मीटर। तो बस दोस्तों स्टैटिक जीके में एसएससी जीडी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।